अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि मेन कंपोनेंट उसके तीन हैं, ब्लड है, हार्ट है और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड, सर्कुलेटरी फ्लूइड और हार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने हार्ट और जो फ्लो वगैरह पढ़ा था तो उसमें भी हमने थोड़ा सा बहुत डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वेसल्स होती हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। मतलब तीन तरह की वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट। और कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बेसिकली कनेक्शन है वेन्स और आर्टरीज के दरमियान। और कैपिलरीज वो वेसल्स हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह हो सकता है। कैपिलरीज वो हैं। और वेन्स वो हैं जो कि वापस बॉडी से ब्लड लेके जाती हैं टूवर्ड हार्ट। तो अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि इनमें कितना, किस तरह से क्या डायमीटर है, इनकी कंपोजिशन क्या है और ब्लड प्रेशर कौन सी वेसल के अंदर कितना होता है, ये सारा हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आर्टरीज को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज आर दोज वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब अब उन्होंने क्या करना है कि अब हार्ट से जब ब्लड लेके जाना है तो वो कौन सी वेसल्स लेके जाएंगी, आर्टरीज लेके जाएंगी। और वो कहाँ पे लेके जाती हैं, टूवर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स और इवन के हर टिश्यूज तक वो सप्लाई कर रही होती हैं। अब आर्टरी खुद तो नहीं हर टिश्यू तक पहुंचती, लेकिन आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। ये मैंने एक सिंपल सा आप लोगों को जर्नल सीक्वेंस पहले भी बताया हुआ है, तो उसमें हमें पता है कि डिवीजन होती है जब आर्टरीज की, तो वो आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं। तो अब अगर हम इनकी वॉल देखें, वॉल कंपोजिशन देखें, तो ये आर्टरीज की कंपोजिशन किस तरह से हुई है। वॉल्स इसकी तीन लेयर में है। एक है आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका सेकंड नेम हम कह सकते हैं। मिडल लेयर है ट्यूनिका, ट्यूनिका बेसिकली हम कहते हैं लेयर को ट्यूनिका मीडिया। और इनर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये तीन लेयर्स हैं। अब जो आउटर लेयर है उसके, अब यहाँ पे आर्टरीज जो हैं वो बेसिकली इलास्टिक होती हैं। तो इलास्टिक होने की उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। तो इलास्टिक फाइबर जो है वो कुछ एक्सटेंड में प्रेजेंट है। आउटर जो लेयर है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ये जो मैंने यहाँ पे आउटर की डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ भी की हुई है कि ये इसकी क्या है, आउटर लेयर है। आउटर लेयर डैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किससे बनी हुई है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और दूसरा इसके ऊपर इलास्टिक फाइबर्स हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी है। और उसके बाद सेकंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया डैट इज मिडल लेयर। स्मूथ लेयर से, स्मूथ मसल से बनी हुई है। मसल्स वो हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसका डायमीटर भी चेंज होता है। डायमीटर चेंज होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी चेंज होता है। तो यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स हैं और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर भी हैं। एंड थर्ड लेयर इज़ ट्यूनिका इंटरना डैट इज़ एंडोथेलियम। ये एक सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियल सेल से है। और यहाँ पे अब इसका ये जो डायामीटर है, ये सेंटर में इसका ल्यूमिन का जो रीजन है, ये डायमीटर वेरी करता है। और इसका ये जो कंट्रोल है डायमीटर, ये जो स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली वो कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जिसकी वजह से इसकी डायमीटर चेंज होता है। अब ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किसके कंट्रोल में है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और एंडोक्राइन सिस्टम के। जो सर्कुलर मसल स्मूथ, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं वो किसके कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है एंड एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स आएगी, मसल्स को मैसेज कन्वे करेगी, एक इम्पल्स जनरेट होगी जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम से क्या होता है कि कोई भी केमिकल आता है मैसेज लेके और वो अब वहाँ पे क्या होगा, उस मैसेज की वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, एक वो जिसमें वेसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और दूसरी वो कंडीशन जिसमें वेसल्स डायलेट करती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन बेसिकली, वेजो का मीनिंग है वेजल, वेजो मीन्स वेजल एंड कंस्ट्रिक्शन मीन के उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वेसल्स तो उसका जो ल्यूमिन का डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज हो जाता है तो वॉल के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड का इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह से हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो कॉमन ले सकते हैं वाटर पाइप की, कि हम जब उसको थोड़ा सा
प्रेस करके रखते हैं तो वाटर बहुत प्रेशर के साथ आता है, लेकिन अगर जब हम उसको बिल्कुल छोड़ दें तो वाटर क्या होता है, आराम से जो है वो एक नॉर्मल फ्लो के साथ आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं उससे। और वेजो डायलेशन हम कहते हैं कि जब वेजल्स डायलेट करेंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, डायमीटर ल्यूमेन का इंक्रीज़ हो जाएगा और वॉल के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया है कि आर्टरीज़ बेसिकली डिवाइड फर्दर होती हैं आर्ट्रियोल्स में, और वो आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनटू कैपिलरीज। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आर्टरीज़ हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरीज़ ने क्या करना है, ब्लड लेके जाना है हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ। तो ऑर्गन्स की तरफ हमेशा कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक आर्टरी है पूरी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, जिसने ब्लड वेंट्रिकल से लेकर कहाँ पे जाना होता है, लंग्स की तरफ। तो क्योंकि लंग्स की तरफ हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाता है, जो कि वहाँ पे जाके जिसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। इसके अलावा इसका क्या करेक्टर है कि इसके अंदर वॉल्व नहीं प्रेजेंट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें एयोटा है। एयोटा में वॉल्व प्रेजेंट है क्योंकि बैक फ्लो से प्रिवेंट करना है। एयोटा में वॉल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैंने आप लोगों को हार्ट के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टरीज़ हैं, क्योंकि अब हमारे पास जब हार्ट में से वेंट्रिकल से एक प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरीज़ उसको कैरी करती हैं, तो वो आर्टरीज़ के अंदर और एयोटा के अंदर ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद जब वो आर्ट्रियोल्स में जाता है, उसके बाद जब वो कैपिलरीज़ में जाएगा ब्लड, तो ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एयोटा के अंदर ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हम इसमें जो हम कहते हैं कि पल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पल्स जो है वो फील होती है, वेव ऑफ प्रेशर जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम पल्स फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है बेसिकली वो आर्टरीज़ के अंदर 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। ब्लड इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करता है। उसके बाद जैसे जैसे ये अवे फ्रॉम हार्ट जाता है ब्लड, उसका जो उसकी स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज़ होती चली जाती है। अब आर्टरीज़ के अंदर कोई भी जो मटेरियल है वो एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि इसकी वॉल्स थिक होती हैं। यहाँ पे थिक वॉल जो है वो, और ना ही ये परमिएबल हैं, तो ये अलाउ नहीं करेंगी किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज। ये था सारा आर्टरीज़ के बारे में। अब हम आ जाते हैं कैपिलरीज़ पे। कैपिलरीज़ क्या है, कैपिलरीज़ जो हैं वो थिन है। अब यहाँ मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ किया था आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स को, कि आर्टरीज डिवाइड होती हैं, आर्ट्रियोल्स बनती हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर ये वाला जो रीजन है ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कैपिलरीज का, क्योंकि इसकी वॉल थिन होती है। उसके बाद कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वेन्स। तो यहाँ पे ये, तो अब जो मैंने आप लोगों को थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, जो कि जब ये कैपिलरीज की तरफ मूव करता है, और कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम यहाँ पे कैपिलरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिलरीज वो हैं जो कि सबसे कम डायमीटर के साथ हैं, सबसे थिनेस्ट वेजल हैं पूरे वेजल सिस्टम में, वेस्कुलर सिस्टम में। तो इसमें अब अगर हम देखें तो ये सिर्फ 1 सेल थिक होती है। हमने जो लास्ट आर्टरीज पढ़ी हैं वो 3 सेल थिक थी, मतलब 3 लेयर्स थी उसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक लेयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल इस तरह से इसकी कॉम्पोजिशन होती है, सिर्फ एक लेयर होती है। यहाँ पे कोई 3-4 वॉल्स नहीं हैं, सिर्फ एक लेयर है जो कि कैपिलरी बना रही है, और सबसे थिनेस्ट इसकी लेयर्स होती हैं। और एक और चीज़ इसमें यह है कि क्योंकि इसका हर टिश्यू, हर सेल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो ये क्या बनाती है, वेरी डेंस नेटवर्क बनाती है, क्योंकि इसने मेजरली क्या करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है। इसका नंबर ऑफ फंक्शन है, तो इस वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो परमिएबल भी होती हैं। और यहाँ मैं डायामीटर की बात कर रही हूँ, तो ये जो इसका डायामीटर है ये कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब ये कंट्रोल किसकी वजह से होता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इस सेल्स की डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर सेल्स की शेप चेंज हो तो इसका डायमीटर चेंज हो सकता है। अब ये सेल की शेप किस तरह से चेंज होती है, नर्वस सिस्टम की वजह से और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। सेल की शेप किस पे डिपेंड कर रही है, नर्वस सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे। अब जब नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम मैसेज सेंड करता है तो उसकी वजह से क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायमीटर डिक्रीज़ हो जाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम से एक हिस्टामीन केमिकल है वो रिलीज़ होता है, और वो क्या करवाता है, इसकी डायमीटर को इंक्रीज़ करवाता है। अब इसमें यहाँ पे जब कैपिलरी स्टार्ट होती हैं तो उनकी
बेस पे, यहाँ पे स्टार्ट पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स बेसिकली जो रेट ऑफ फ्लो है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इन स्फिंक्टर मसल्स को हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ये हाईली परमिएबल हैं। परमिएबल मीन कि ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे जब भी ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा तो ब्लड के अंदर हमें पता है कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ब्लड कंपोनेंट क्या थे? ब्लड सेल्स थे और प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? हार्मोन प्रेजेंट थे, गैसेस प्रेजेंट थी, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये इसको वेजल को ड्रॉ किया है, कैपिलरी को, जिसके अंदर ये जो ऑरेंज सेल्स हैं इनको मैंने ब्लड सेल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये स्मॉल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पे ये सारा प्लाज्मा है, ये सारा प्लाज्मा है। और इसके अलावा ये जो ब्लड सेल्स हैं इनके पास हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जिसने क्या करना होता है? ऑक्सीजन कैरी करनी होती है। तो अब जब यहाँ पे ये कैपिलरी है और इसके सराउंडिंग में सारे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? बॉडी के सेल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जिनके साथ कैपिलरी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजनेटेड कैरी हीमोग्लोबिन पास करेगा जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, वो जैसे ही यहाँ से पास करेगा तो सेल्स ने अब क्या करना है? ऑक्सीजन की इनटेक करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड के अंदर भिजवाना है। तो अब यहाँ पे फ़ौरन से यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू और इसके अलावा एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये इस तरह के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब यहाँ से गैसेस क्या होंगी? डिफ्यूज़ हो जाएंगी इनटू द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? वापस ब्लड के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि टिश्यूज़ ने क्या किया? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी है और ब्लड से क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पे और सेल्स ने क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करनी है। तो न्यूट्रिएंट की अपटेक कैसे होगी? एंडोसाइटोसिस के थ्रू होगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली है क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेसेस होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। तो उसके बाद यहाँ पे ये साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी जो अगर जब हम आर्टरीज़ की बात करते हैं तो एयोर्टा में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ब्लड की, लेकिन यहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं उनमें सबसे लोवेस्ट स्पीड है। ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे कम हो जाता है। और इसके अलावा रेट ऑफ फ्लो कम हो गया है, क्योंकि इसने क्या करना है? अब रेट ऑफ फ्लो जितना कम होगा उतना ही एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकेगा। अगर ब्लड बहुत तेज़ी के साथ फ्लो कर जाए तो सेल्स के साथ और टिश्यूज़ के साथ जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो एफिशिएंटली नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा हमने कहा था कि आर्टरीज़ के अंदर हम पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम पल्स रेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज बहुत डेंस होती हैं, इसमें बहुत टिश्यूज़ तक वो एम्बेडेड होती हैं, और इसके अलावा इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पल्स रेट नहीं फाइंड कर सकते। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से अगर एक कैपिलरी है फॉर एग्जांपल, तो इसके सराउंडिंग सेल में क्या प्रेजेंट है? सराउंडिंग में टिश्यूज़ प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस किससे फिल हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये बेसिकली बनता कैसे है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है ये हम देखेंगे। तो ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली क्या है कि जब ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब जो भी उसका प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज कम ही है, लेकिन फिर भी जो भी प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ से ब्लड से क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। यहाँ से सारा जो मटेरियल है वो लीक आउट होगा, क्योंकि ये जो कैपिलरी की वॉल्स हैं वो क्या हैं? परमिएबल हैं। अब जब स्पेसेस में, टिश्यू की स्पेसेस में वो मटेरियल जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? वाटर प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल है और प्लाज्मा मटेरियल। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थी? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट थी। तो इट्स मीन कि वो जो फ्लूइड है वॉल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वो क्या हो रहा है? लीक आउट हो रहा है और इन स्पेसेस को कवर अप कर रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। उसके बाद
ये सारी जो एक्सचेंज हो रही है, न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहे हैं, हार्मोन जा रहे हैं, गैसेस जा रही हैं, वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जा रही हैं, इन सब की तो हो जाती है ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लार्ज प्रोटीन हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये नहीं पास आउट हो सकते, क्योंकि अगर ये पास आउट हो गए तो इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले गए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और ना ही इस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकेगी। और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी जो है वो नहीं पास आउट हो सकते। और यहाँ पे जो दूसरा मटेरियल है जिससे कि हम कह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल है या प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, स्मॉल प्रोटीन होती हैं बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल वगैरह, तो वो एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कैपिलरीज, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज़ वेन्स। वेन्स क्या हैं? वेन्स वो हैं, वो वेजल्स हैं जिन्होंने ब्लड लेके जाना है टूवर्ड हार्ट। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं इसकी एनाटॉमी वगैरह है वो आर्टरी से मिलती है, और इसकी 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर्स हैं। सेम उसी तरह से है कि लास्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ फ्यू अमाउंट में इसमें इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट है। ये ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि जो एयोटा है उसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का और उसने टॉलरेट करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो मिडल लेयर है दैट इज़ ट्यूनिका मीडिया, वो किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। वही कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद ट्यूनिका इंटरना है, एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है। इसके अलावा हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो कैपिलरीज और वेन्स हैं उनके अंदर कोई वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक हमने आर्टरी के अंदर डिस्कस किया था, एओर्टा के बेस पे वॉल्व प्रेजेंट था। तो यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व है जो कि रेगुलेट करता है फ्लो को, क्योंकि उसने बैकवर्ड फ्लो से बचाना है। इसके बाद जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया कि कैपिलरीज जब ज्वाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। अब जब वेन्स मिलती हैं तो मैंने आप लोगों को वेन्यूलर सिस्टम सारा बहुत समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी वेन्स हैं वो सारी ज्वाइन होके एक मेन वेन बनाती हैं, डेट इज़ नोन एज वेना कैवा। वेना कैवा वो वेन है जो कि इन्फीरियर वेना कैवा है और सुपीरियर वेना कैवा, जो कि कहाँ पे ड्रेन होती है? राइट एट्रियम में। तो जब वो राइट एट्रियम में ड्रेन होगी तो उसके बाद वहाँ पे आगे फर्दर ब्लड का फ्लो चलेगा। अब यहाँ पे मेन वेन कौन सी है? वेना कैवा है। अब इसमें क्या होगा कि वेना कैवा और इसके अलावा वेन्स हैं, इनमें ब्लड का प्रेशर लो ही होता है। अब अगर ब्लड का प्रेशर लो है तो हमारी बॉडी में कंप्लीट जो है वो हार्ट से लेकर लेग्स तक हमारे ब्लड गया है, तो अब लेग्स से वापस किस तरह से हार्ट में आएगा और वो प्रेशर दोबारा से किस तरह से अटेन होगा, तो उसमें स्केलेटल मसल्स का भी रोल है। जब हमारा ब्लड, क्योंकि अब जब आर्टरीज से वेन्स तक ब्लड आता बहुत प्रेशर लो हो जाता है, तो वो दोबारा से वो प्रेशर मेंटेन किस तरह से होता है? उसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल जब हमारे लेग्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेन्स का जो डायामीटर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो वो पुश करता है ब्लड को टूवर्ड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, और फिर वो वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को और लेके आती हैं टूवर्ड हार्ट। हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा? राइट एट्रियम में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। एंड देन नेक्स्ट इज़ ये था हमारे पास वेन्स का सारा, और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अब बेसिकली है क्या कि जो फोर्स सप्लाई होती है वॉल्स की, जो हमने वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज पढ़ी हैं, उनकी वॉल्स के अगेंस्ट जो भी ब्लड से फोर्स सप्लाई हो रही है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब हम उसको मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका डायस्टोलिक प्रेशर इतना है, सिस्टोलिक प्रेशर इतना है। तो वो मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताती हूँ कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है। अब ब्लड प्रेशर वो है जिसकी वजह से, वो फोर्स है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता रहता है। अगर ये ब्लड प्रेशर ना हो तो आयोटा से ब्लड सप्लाई ही ना हो। अब ये प्रेशर जनरेट किसकी वजह से होता है? आयोटा के अंदर वेंट्रिकल की वजह से, क्योंकि वेंट्रिकल जितनी पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उतनी पावरफुली ही ब्लड का प्रेशर मेंटेन होता है आयोटा के अंदर, और सबसे ज़्यादा आयोटा के अंदर ही ब्लड का प्रेशर होता है। जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आयोटा है और ये क्या है? आर्ट्रियोल्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा ब्लड का प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का प्रेशर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे वो कैपिलरीज की तरफ मूव करेगा ब्लड का प्रेशर क्या हो गया है? डिक्रीज़ हो गया है। अब यहाँ से जब वो वेन्स की तरफ आया तो यहाँ पे सबसे लो ब्लड प्रेशर है। अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर मेंटेन किसकी वजह से हुआ है? स्केलेटल मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड वापस आके दोबारा कहाँ गया? आर्टरीज में। अब यहाँ पे
ग्रेजुअली डिक्रीज प्रेशर, जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को सारा वो समझाया है। अब आर्टरीज क्यों इलास्टिक हैं, क्योंकि उन्होंने टॉलरेट करना है प्रेशर। अब हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की और सिस्टोलिक प्रेशर की। ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या है और सिस्टोलिक, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल हुआ है, एट्रियल सिस्टोल हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, तो हम उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली कितना होता है, 120 mm मर्करी। ये सबसे हम कहते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर हम कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर इतना है 120, जिसको हम कहते हैं कि बीपी 120 और इतना 80 है, तो वो ये सारा यही है, सिस्टोलिक प्रेशर है बेसिकली। वेंट्रिकल की पावरफुल कंट्रैक्शन की वजह से जो आयोटा के अंदर प्रेशर मेंटेन हुआ है, डैट इज़ मैक्सिमम 122। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एक नॉर्मल जहाँ पे हार्ट बीट कर रहा है उसमें 120 mm मर्करी प्रेशर रहेगा। और अगर हम जब ब्लड फ्लो करके चला जाता है आयोटा में, तो वेंट्रिकल वापस क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन आती है, डायस्टोल वाली। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो कम प्रेशर जाता है, डैट इज़ 80 mmHg। तो हम जो है वो क्या लिखते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर हम लिखते हैं, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, डैट इज़ 120 बाय 80 mm मर्करी। तो ये सारा जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, वेंट्रिकल्स की वजह से, और आयोटा में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं पर्सनली ग्रुप में, और आप लोगों ने लेक्चर सुनने हैं और तैयारी करनी है अच्छी से। थैंक यू सो मच।